हम थ्रू आउट द ईयर हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा होता है तो हमें सारे के सारे आंसर भी आते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है 100 मार्क्स की कि 100 मार्क्स तो आने ही चाहिए, हमने 100 मार्क्स का करा है तो 100 मार्क्स तो आने ही चाहिए। और अगर 100 नहीं तो 99, 90 और एटलीस्ट 97 तो आने ही आने चाहिए। बट जब हमारे हाथ में रिजल्ट आता है तो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि हमने सोचा था 100 मार्क्स, आ रहे हैं हमारे 91, 92, 93 और कभी कभार तो 80s की लाइन में भी पहुंच जाता है, 88, 89। तो कहाँ मिस्टेक रह गई? क्या हमें आंसर नहीं आते थे? बिल्कुल भी नहीं, हम तो 100 मार्क्स का करके आए थे, हमें सब कुछ आता था। जो हमारी दिक्कत रह गई वो हमारे आंसर के प्रेजेंटेशन में रह गई कि हमने प्रेजेंट ढंग से नहीं किया आंसर। कभी कभी आपने भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ कवर कर रखी होती है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ रखा होता है, बट फिर भी वो 100 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। उनका मेन रीज़न है उनकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत कसर रह जाती है। अगर आप 85 की लाइन में स्कोर करने वाले बच्चे हो तो आप 90 की लाइन में जा सकते हो। अगर आप 75 स्कोर करने वाले बच्चे हो तो आप 80 की लाइन में जा सकते हो। अगर आप 90 स्कोर करने वाले बच्चे हो तो आराम से आप 95 क्रॉस कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब आप पूरा का पूरा पढ़ के जाओगे तभी आपके मार्क्स आएंगे, पर जो आपने पढ़ा है उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पूरे साल जो मेहनत करते हैं तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ख़ासकर ये वीडियो रहने वाली है बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, क्योंकि देखो जब आप 9th में या 11th में होते हो ना तो टीचर कभी ना कभी आपकी इमेज से आंसर शीट चेक कर दिया कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, चलो इसको फुल मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, और वो सारी की सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देती है। बट क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर है उसने आपको कभी नहीं देखा, इवन वो आपका नाम नहीं जानते, तो आपको पूरा का पूरा आपकी आंसर शीट से जज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको 6 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आप 100% मार्क्स का करके आते हो तो 100 मार्क्स आपके कैसे आ सकते हैं, और इवन आप 5-10% मार्क्स, अगर आप 75 लाते हो तो 5-10 नंबर मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे गेन कर सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ओवरऑल बताने वाला हूँ कि ओवरऑल आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना ओवरऑल अपनी आंसर शीट में, कि डोंट जंबल द क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन एंड मेंशन सेक्शन। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप कोई से भी ईयर के टॉपर की आंसर शीट उठा लो, ठीक है, आपको कभी नहीं मिलेगा उसने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, फिर 13, फिर 19, फिर 27, फिर दोबारा सेकंड क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप टीचर के प्रोस्पेक्टिव से सोचो, समझ रहे हो? अगर टीचर चेक कर रहा है और टीचर को फर्स्ट क्वेश्चन मिला, फिर 8 क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन ही पेपर पलटते हुए रह जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा आंसर लिखना है, आपको ऐसे फ्रेम करना है आंसर, ऐसी प्रेजेंटेशन रखनी है अपनी, ताकि टीचर के लिए बहुत ईजी हो चेक करना। ये बात अपने माइंड में हमेशा रखनी है। ठीक है, बच्चे तो करके आ जाते हैं, उनको लगता है हम तो 100 करके आए हैं तो हमें 100 मार्क्स मिलेंगे, बट वो टीचर के लिए प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि टीचर के पास बहुत सारी ऐसी आंसर शीट होती है चेक करने के लिए। तो जितना प्रेशर आप टीचर के दिमाग पर डालोगे, टीचर उतना ही आपके आंसर शीट पे, समझ रहे हो ना, काटा पीटी करेगी। तो इससे अच्छा है कि आप टीचर के दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, सीक्वेंस वाइज करो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ज़रूरी थोड़ा ना कि मैं सीक्वेंस आता हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस आता हो। देखो, अगर आप सेक्शन ए पहले अटैम्प्ट करते हो तो एमसीक्यू 1 लाइनर आंसर होता है, तो अगर कोई नहीं आता तो आप लाइन छोड़ सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आप सेक्शन वाइज अटैम्प्ट करो, सेक्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। अगर आप 1 मार्क्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो, या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स वाले सेक्शन में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो बिल्कुल एंड वाले सेक्शन पे आ जाओ, स्पेस छोड़ दो। बट जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही सिस्टमैटिक वे से करो, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा जंबल मत करो, फर्स्ट 26 फिर सेकंड पे, ऐसा मत करो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आपको टीचर के लिए बहुत ईजी बनाना है आंसर पेपर, आंसर शीट अपनी, ताकि उसको चेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है ना, अब हम बात करते हैं आंसर के फ्रेम की, कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि राइट आंसर इन पॉइंट्स। मैं आपको ये दोनों चीज़ें आपको दिख ही रही होगी दोनों पे। मैं आपको ये बात बता दूं कि दोनों के दोनों में सेम वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, बट क्या चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक बात आपको क्लियर होगी, ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है आपको ये बात क्लियर होगी कि टीचर के पास पूरा आंसर नहीं होता, उनके पास की होती है। ठीक है, और की में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे होते हैं, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी इंडिया के अंदर जब लौटे थे तो उन्होंने कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह किया था।
तो गांधी जी ने 3 जगह सत्याग्रह किया था, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। अब मैं अगर यहाँ पर ढूंढने बैठूँ ना तो यहाँ मैं ढूंढता ही रह जाऊँगा, मेरे को मिलेगा नहीं। और अगर टीचर की नज़रों से एक वर्ड मिस हो गया, जैसे कि यहाँ चंपारण लिखा हुआ है, ठीक है, खेड़ा भी यहीं कहीं लिखा होगा, ये देखो खेड़ा लिखा हुआ है, और अहमदाबाद भी लिखा होगा, या अहमदाबाद लिखा हुआ है, अगर इन तीनों में से एक वर्ड मिस हो गया तो आपका आधा मार्क्स गया। तो इससे अच्छा है कि आप उनको पॉइंट्स में लिखो और अच्छे से एक्सप्लेन करो, जिससे साफ साफ पता चल रहा है, साफ 3 पॉइंट में नजरें जा रही है कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, तो साफ पता चल रहा है कि बच्चे को आंसर तो आता है, ठीक है। और एक चीज़ इसके साथ ही मैं एक और बता दूं कि ना, स्टार्टिंग में ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर आर फॉलोइंग पॉइंट आर गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ जैसे इसमें लिखा है कि आफ्टर अराइविंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन 3 प्लेसेस, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो आपको आ जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के फीचर बताओ, तो द फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन बिलो। ऐसे आपको पॉइंट्स ज़रूर लिखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं और पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसा कभी मत करो, पॉइंट्स में लिखो। और दूसरी बात, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन बिलो, ये सारी की सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में होता ना, तो आप सत्याग्रह की डेफिनेशन भी लिख सकते थे, सबसे पहले आप सत्याग्रह लिख सकते थे, उसके बाद आप स्टार्ट हो सकते थे, ठीक है। बट ये 3 मार्क्स के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना पॉइंट लिखे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट लिखे, ये मैं बताऊंगा, बट पहले हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, यूज़ सब हेडिंग एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट एटसेट्रा। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि सब हेडिंग ज़रूर बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सब हेडिंग बना रखी है, ठीक है। अब टीचर को एक बात क्लियर हो जाती है कि ये चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर लिखा है, तो नीचे जो उसने एक्सप्लेन कर रखा है वो चंपारण सत्याग्रह के बारे में ही कर रखा है, ठीक है। और अगर आप अंडरलाइन करते हुए चलते हो ना, तो एक चीज़ और हो जाती है, टीचर के लिए चीज़ें ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? नीचे लिखा हुआ है डिमांडिंग रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स, कि रेवेन्यू कलेक्शन जो ब्रिटिश लेती है उसको रिलैक्स कर दिया जाए। अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों हुआ था? ताकि जो कॉटन मिल वर्कर है उनकी वेजेस बढ़ा दी जाए। साफ क्लियर हो रहा है, बट यहाँ पर मेरे को ढूंढने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसी वजह से आपको याद रखना है, मैं ऑलरेडी मेंशन मैंने कर ही दिया है कि टीचर के पास क्या होती है, की होती है, और की में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे होते हैं, तो यहाँ पर ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अंडरलाइन करने हैं आपको, डेट को, फैक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से अंडरलाइन करना है कि टीचर को बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखे, ठीक है, कुछ मिस ना हो जाए उनके नज़रों से, ओके। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। यूज़ फैक्ट इफ़ यू आर 100% श्योर अबाउट इट। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको फैक्ट 101% पता है कि ये ठीक है तभी यूज़ करो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि बच्चा है ना थोड़ा कंफ्यूज जाता है डेट्स को लेकर, ठीक है। जैसे कि हमारा जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, मैसेकर हुआ था, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब कुछ बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम आती है, सर 13 था, 14 था, 3 था, मार्च था, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो? आप सीधा मंथ लिख के ईयर लिख दो और छोड़ दो, डेट मत लिखो अगर आप 100% श्योर नहीं हो, क्योंकि अगर आपने सही लिखा होगा तो ठीक है, बट अगर वो गलत हो जाएगा तो साफ साफ दिखेगा। तो इसलिए ये गलती मत करना। ध्यान रखना कि अगर आप फैक्ट को लेकर 100% श्योर हो तभी लिखो। अच्छा, एक और फैक्ट से रिलेटेड एक और बात बता देता हूँ। कुछ फैक्ट होते हैं जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हर साल बदलते रहते हैं, तो उनका भी यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हर साल चेंज होती रहती है उसका यूज़ ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डोंट राइट मोर देन रिक्वायर्ड एंड डोंट स्क्रिबल रॉन्ग वर्ड्स और लाइन। पहले तो मैं ऊपर वाले पे आ जाता हूँ कि डोंट राइट मोर देन रिक्वायर्ड। आप चाहे कितना भी लिख दो, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो चाहे आपने पूरा पेज लिख दिया हो, आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स ही मिल सकते हैं। अब आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर आप और ज़्यादा लिखोगे उस पर। तो कभी भी आंसर को ओवरराइट मत करो, ज़्यादा मत लिखो, जितनी ज़रूरत है उतना लिखो। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पता है 2 लाइन 4 लाइन इतना बहुत है, इससे ज़्यादा आप ले जाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। बच्चों को कभी कभार ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर मैं आता तो सब है बट हमारा आंसर छूट जाता है, हम उतने क्वेश्चन नहीं कर पाते जबकि हमें आते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क्स से 3 मार्क्स होते हैं उन पर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं लिखने में। तो ऐसा कभी नहीं करना, जितना रिक्वायर है उतना ही लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मत जाओ। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट विद एग्जाम्पल बहुत है, समझ रहे हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कभी कभार क्या होता है 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट ही है। मेरे कहने का मतलब मान लो वो गांधी जी के सत्याग्रह वाला जो 3 पॉइंट है कि चंपारण में, खेड़ा में और अपना अहमदाबाद में किया था, तो 3 ही तो पॉइंट है। तो हाँ 3 ही पॉइंट है तो 3 ही लिखोगे, बट थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो उसको,
ठीक है। अब कभी कभी कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा होता है 5 नंबर में बुक के अंदर ज़्यादा पॉइंट दे रखे होते हैं, 8 दे रखे होते हैं, तो वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। वैसे ही 3 मार्क्स में अगर 2 पॉइंट ही है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, और अगर ज़्यादा पॉइंट है तो उसको आपको लिखना ज़रूर है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि डोंट राइट मोर देन रिक्वायर्ड, उससे ज़्यादा नहीं लिखना जितना रिक्वायर्ड है। दूसरा है कि डोंट स्क्रिबल रॉन्ग वर्ड्स। आपको ये दोनों पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। एक्चुअल में जो वर्ड मैंने यहाँ काटा हुआ है ना, वही वर्ड यहाँ पर भी काटा हुआ है, जैसे देख सकते हो आप कलेक्शन। बट यहाँ आपको ढूंढने में थोड़ा मतलब मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लकीर मारी हुई है। अब अगर टीचर पढ़ने बैठेगी ना तो उसको पता चल जाएगा ये कलेक्शन वर्ड कटा हुआ है, बट यहाँ पर देखो साफ दिख रहा है। तो स्क्रिबल करते हो ना तो वो ज़्यादा फोकस ज़्यादा टीचर का उस पर, ठीक है। आप सबसे पहले आपने जब ये पिक्चर देखी होगी, आपका जो नोटिस है वो यहीं पर गया होगा, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, बार बार स्क्रिबल मत करना, एक बार काट दिया बहुत है, ठीक है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन खराब होती है और टीचर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूज़ एरो टू एक्सप्लेन बट डोंट डेकोरेट आंसर शीट। आपको एरो बनाने हैं, अगर आप चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप एरो बनाना, ज़रूर बनाना। एरो बनाने से क्या होता है, टीचर कन्विंस हो जाता है कि हाँ इस बच्चे को आंसर आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, वैसे मैं बता दूँ दोनों में ही इक्वल वर्ड यूज़ किए गए हैं, ना एक में ज़्यादा है ना एक में कम है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था कि लिबरल लोग कौन होते हैं और लिबरल लोगों की डिमांड क्या होती है। अब यहाँ पर मैं डिमांड ढूंढने बैठूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा, यहाँ बेशक डिमांड लिखा हुआ है, फिर पॉलिटिकल डिमांड, ऐसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है। बट यहाँ पर पहले तो लिबरलिज्म की डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई एक्सप्लेन कर रखा है, और फिर पॉलिटिकल डिमांड, इकोनॉमिकल डिमांड और सोशल डिमांड। अब मेरे को ये क्लियर हो गया है कि बच्चों को आंसर तो आता है, अब कितना आता है और कितना सही आता है गलत आता है वो मैं यहाँ से चेक करूँगा। बट यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन का सबसे बढ़िया तरीका होता है, और डेकोरेट नहीं करना। कुछ बच्चे फूल पत्तियाँ बना के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। और खासकर ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, अलग अलग पेन का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना। पेंसिल का यूज़ कर सकते हो और पेन का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लो कुछ डायग्राम वगैरह बनाना हो या एरो वगैरह बनाने हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। ये जो प्रेजेंटेशन है वो साइंस के लिए है, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए है और सोशल के लिए। बेसिकली मैथ्स का तो कोई प्रेजेंटेशन है नहीं, बस मैथ्स में आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राफ वगैरह बनाने के लिए आपको पेन का यूज़ नहीं करना, और साइंस में भी जो आपका डायग्राम वगैरह होता है उसके लिए आपको बिल्कुल भी पेन का यूज़ नहीं करना, आपको पेंसिल का यूज़ करना है। और इक्वेशन तो आप पेन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बॉक्स बना देना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको, डेकोरेट नहीं करना बट एरो से ज़रूर समझाना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, बाकियों को भी बताना, क्योंकि कुछ बच्चे आपकी नज़र में भी होंगे जो फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बट वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के बेस पे रह जाते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन की दिक्कत ना आए इसके लिए उनको भी ये शेयर करना। और मेन इंपॉर्टेंट बात यार, डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्निंग करी, आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है पैसे से रिलेटेड, तो वो ना आए उसके लिए मैंने वो चैनल बनाया है। और इसके साथ मैं वहाँ पर कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म भी बताऊँगा जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है। बहुत सारे बच्चे, 1400 से ज़्यादा बच्चे पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप भी पीछे मत रह जाना, उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और मैं SST का सोशल का सिलेबस खत्म करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद नोट्स एक एक चीज़ कवर करवाता हूँ मैं, जैसे हैंड रिटन नोट्स है ना वैसे ही लिखता हूँ मैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पर जाकर आप नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप ऐसे स्टफ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।